जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी ने जब चाचा पर भाभी को अत्याचार करते देखा। जब एक बेटी ने अपने पिता समान चाचा को अपनी भाभी से पिटते हुए देखा तो उसने अपने भाई और भाभी को सिखाया ऐसा सबक कि रामेश्वर जी मई जून की चिलचिलाती धूप में अपने बेटे प्रदीप के लिए टिफिन लेकर उसकी दुकान पर पहुंचे, जो कभी उनकी हुआ करती थी, क्योंकि बहू सीमा ने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि बुढ़े टिफिन दुकान में रखकर तुरंत ही वापस आना, वहां आराम फरमाने मत बैठ जाना, क्योंकि घर में एक गाय भी रखी है, उसकी देखभाल भी तो करनी है। रामेश्वर जी की पत्नी कमला जी का निधन क्या हुआ? बेटे बहू ने तो उन्हें इंसान ही नहीं बल्कि अपने हाथों की कठपुतली समझना शुरू कर दिया था। बेटे बहू ने गाय इसलिए पाली थी ताकि उन्हें बिना मिलावट वाला शुद्ध दूध उनके बेटे आर्य को मिल सके। रामेश्वर जी उसमें भी खुश थे कि चलो उनके पोते को ताज़ा दूध मिलेगा तो अच्छा ही है और उनका समय भी अच्छी तरह से कट जाएगा। रामेश्वर जी जब टिफिन लेकर दुकान पर गए उस समय उनका बेटा प्रदीप किसी काम से बाहर गया हुआ था। रामेश्वर जी ने टिफिन को काउंटर के एक कोने में रखा और पूरे दुकान का जायजा लेने लगे। उन्होंने जब सभी तरफ नज़र दौड़ाई तो तीनों मंजिल पर केवल रामू काका को छोड़कर कोई भी पुराना कर्मचारी नहीं था। रामेश्वर जी ने जब रामू काका से पूछा, रामू, हमारे पुराने कर्मचारी कहाँ गए और ये सारे नए चेहरे प्रदीप ने कब रख लिए? मुझे पता ही नहीं चला। तभी रामू काका की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बताया, मालिक, छोटे मालिक ने तो सभी पुराने कर्मचारियों के साथ साथ मुझे भी निकाल दिया था, लेकिन जब नए चेहरे और इनका गलत व्यवहार देखकर करीब 2 महीने तक दुकान पर ज़्यादा ग्राहक ही नहीं आए, तब छोटे मालिक ने मुझे बुला लिया ताकि मैं सामने रहकर ग्राहकों को हैंडल कर सकूं। मालिक, मैंने अपना आपका नमक खाया है। मैं तो सिर्फ आपकी खातिर ही यहाँ दोबारा काम पर आया, परंतु छोटे मालिक का घमंड इतना ज़्यादा है कि वह तो हमें इंसान समझते ही नहीं। फिर रामू काका झेपते हुए बोले, अरे मालिक, आप जब से आए हैं खड़े ही हैं, आप यहाँ बैठिए ना। कहते हुए उन्होंने उस कुर्सी की तरफ उंगली दिखाई जिस कुर्सी पर पहले रामेश्वर जी बैठा करते थे, जहाँ आजकल उनका बेटा प्रदीप बैठता है। रामेश्वर जी के चेहरे पर परेशानी, डर और घबराहट के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तभी रामू काका ने फिर से उन्हें आग्रह करते हुए कहा, मालिक, बैठिए ना, क्या हुआ? क्यों नहीं बैठ रहे हो? ये आप ही की कुर्सी है, यहाँ बैठना आपका अधिकार है, आप निश्चिंत होकर बैठिए। रामेश्वर जी कुछ सकुचाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठते ही उन्हें अपने भी पुराने दिन याद आ गए, जब वे उस कुर्सी के ऊपर बैठकर हुक्म चलाया करते थे। रामू काका और रामेश्वर जी का विवाह रामेश्वर जी के पिता राम प्रकाश जी ने ही करवाया था और दोनों को बच्चे भी लगभग 2 या 3 महीने के आगे पीछे ही हुए थे। लेकिन रामू काका के भाग्य में लड़की और रामेश्वर जी के भाग्य में भगवान ने लड़का दे दिया। रामेश्वर जी के घर में लड़का होने की खुशी मनाई गई तो रामू काका एक तरफ तो गरीब और दूसरी तरफ उनके घर में लड़की हो जाना तो स्वाभाविक ही है कि उनके घर में मातम मनाया गया। रामेश्वर जी का बेटा प्रदीप रामू काका की बेटी गौरी से 3 महीने ही बड़ा था। राम प्रकाश जी को जब पता चला कि रामू काका के घर में बेटी हुई है और उनके घर में मातम सा माहौल है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रामू काका से पूछा कि बेटे के जन्म लेने से इतनी उदासी क्यों? तब रामू काका ने उन्हें बताया
कि एक गरीब के घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो समझो उसका बाप कभी भी खुलकर सांस नहीं ले सकता। और रोते रोते राम प्रकाश जी के चरणों में अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। राम प्रकाश जी को उन पर दया आ गई और उसे आश्वासन दिया कि तेरी बेटी के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसी दिन से गौरी के लिए सारा खर्च का सामान और रुपए पैसे वे राम प्रकाश जी के घर से जाने लगा। गौरी पढ़ने में होशियार तो थी ही, इसलिए वह पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि बोर्ड की परीक्षा में भी उसने पूरे राज्य में टॉप किया था। इसलिए उसे सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए गोद ले लिया गया। अब गौरी जहाँ चाहे जब तक चाहे पढ़ाई कर सकती थी। उसके रहने खाने कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी खर्च आता सारा खर्च सरकार उठाती। अब तो गौरी निश्चिंत और खुश होकर पढ़ाई करने लगी और एक दिन वह हाई कोर्ट की जज बन गई। गौरी साल भर या 6 माह बाद जब भी अपने मम्मी पापा से मिलने आती, रामेश्वर जी से जरूर मिलती। रामेश्वर जी उसे ढेरों आशीर्वाद देते। रामेश्वर जी उस कुर्सी में बैठे बैठे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक तीर की तरह चुभती हुई आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ी। हड़बड़ाकर उनकी आंखें खुली तो सामने देखा तो उनका बेटा प्रदीप रावण की तरह गरजते हुए बोला, बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी कुर्सी पर बैठने की? पता भी है ये कितनी महंगी है? आप तो पूरी जिंदगी ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठे होंगे। बेटे की ऐसी दो टूक और झन्नाटेदार बातें सुनकर रामेश्वर जी की आंखें नम हो गईं। फिर प्रदीप रामू काका पर भड़कता हुआ बोला, रामू काका, इस फटीचर बुड्ढे को किसने कहा यहाँ बैठने के लिए? और जल्दी से साफ कपड़ा लेकर आओ और इस कुर्सी को अच्छी तरह से साफ करो। इस कुर्सी से इस बुड्ढे की पसीने की बदबू आ रही होगी। रामेश्वर जी उस कुर्सी पर ऐसे बैठे थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे की ऐसी प्रतिक्रिया पर कैसा व्यवहार करें। वे उस कुर्सी से उठने की बजाय उस पर जमत बैठे रहे। उधर अपने पिता को उस कुर्सी पर ही बैठा देखकर प्रदीप का गुस्सा और अधिक भड़क रहा था। तभी रामू काका धीरे से उनके पास आए और कांपते हाथों से रामेश्वर जी को उस कुर्सी से उठाते हुए बोला, मालिक, आप यहाँ से उठ जाइए, वरना मालिक या तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे या फिर आपको और ज़्यादा जलील करेंगे। रामेश्वर जी को इस तरह से बेइज्जत होता देख रामू काका को ऐसा लग रहा था मानो उसके द्वारा बहुत बड़ा पाप हो गया हो, क्योंकि जिस मालिक के परिवार ने उसके परिवार की हमेशा मदद की हो, इतना प्यार दिया हो और उसी मालिक के साथ उनकी आंखों के सामने इतना जलील होता देख उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उसी समय प्रदीप ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए वहां से दूर हटा दिया। रामेश्वर जी लड़खड़ा कर गिरने लगे तो रामू काका ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया। रामेश्वर जी अपमान का घूंट पीकर रह गए और बोले, बेटा, बहू ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। पिताजी मेरे लिए खाना लेकर आए हैं। ये जानकर प्रदीप मन ही मन थोड़ा चहक गया, लेकिन अपने पिता के सामने वह गलती स्वीकार करने की बजाय उल्टा अकड़ कर बोला, आपको यहाँ खाना लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? और आप अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरी दुकान में मत आया करो। आपके कदम पड़ते ही ग्राहक भाग जाते हैं और उस दिन का धंधा ही चौपट हो जाता है। क्या आप यही चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह भीख मांगता फिरूं?
रामेश्वर जी अपने बेटे के मुंह से ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गए और अपनी दोनों आंखों में आंसू लिए वहाँ से फिर धीरे धीरे नंगे पांव ही निकल पड़े। रामू काका की को रामेश्वर जी की दयनीय दशा पर बहुत तरस आ रहा था। उन्हें भी वो दिन याद आ रहे थे जिस दिन प्रदीप ने रामेश्वर जी के घर में जन्म लिया था। उस दिन पूरे गांव में उसके दादाजी ने मिठाई बंटवाई थी और नगर में भोज का आयोजन रखा गया था। आसपास के छोटे बड़े सभी गांव को भी न्योता दिया गया था। सभी लोगों ने लड़का होने पर रामेश्वर जी को बधाइयाँ दी थी। रामेश्वर जी तो बेटा पाकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन आज वही बेटा अपने बुजुर्ग पिता को कितना दुख दे रहा है। जिस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपने बेटे के लिए लगा दी, उसी बेटे ने आज अपने ही पिता से सारी संपत्ति धोखे से अपने नाम करवा ली। और जिस बूढ़े पिता की सेवा करनी चाहिए थी, उसकी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। इससे अच्छी तो मेरी बेटी ही है, जिसके जन्म लेने से हमारे पूरे घर में मातम सा छा गया था। आज वही बेटी हाईकोर्ट में जज बनकर हमारा और हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन कर रही है। रामेश्वर जी उस दिन सीधे घर नहीं गए, बल्कि अपने बेटे द्वारा कही गई एक एक बात उनके कानों में गूंज रही थी। इसलिए वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए। जब शाम होने को आई और आर्य स्कूल से घर नहीं पहुंचा, तब प्रदीप की पत्नी को याद आया, अरे अरे बाबूजी कहाँ गए? आर्य को स्कूल से अभी तक लेकर नहीं आए और अभी तक गाय का दूध भी नहीं निकाला। कहाँ रह गए बाबूजी? आज लगता है आज बाप बेटे में बड़ा प्यार आ रहा होगा, इसलिए बाबूजी शायद दुकान पर ही होंगे। अभी खबर लेती हूँ उनकी, कहकर गुस्से में तमतमाती हुई सीमा अपने पति प्रदीप को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसने दुकान के फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो वहाँ लग गया और फ़ोन रामू काका ने उठाया। सीमा बोली, रामू काका, बाबूजी कहाँ हैं? दोपहर से शाम होने को आई है, अभी तक वे वहाँ क्या कर रहे हैं? ना ही आर्य को ही स्कूल से लेकर आए हैं, ना ही गाय का दूध निकाला है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर बाबूजी? रामू काका बोले, मालकिन, बड़े मालिक तो उसी समय घर से जाने के लिए निकल गए थे। रामू काका की बात सुनकर सीमा तो घायल शेरनी की तरह इधर से उधर चहलकदमी करने लगी और मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, आज आ जाने दो बाबूजी को, फिर बताती हूँ उन्हें। आजकल बहुत मनमानी करने लगे हैं। उसने घड़ी में देखा कि आर्य के इस स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, तो वह दौड़ी भागी अपने बेटे के स्कूल गई। वहाँ से आर्य को लेकर आई। तब तक शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। उधर गाय का बछड़ा और गाय दोनों ही रंभाने लगे थे, क्योंकि दूध निकालने का समय भी हो चुका था। सीमा अब परेशान हो गई। वह अपने बेटे आर्य को खाना खिलाए या गाय का दूध निकाले। उसे गाय का दूध निकालना भी नहीं आता था, इसलिए उसने जल्दी से जाकर गाय के बछड़े को खोल दिया, क्योंकि उसका करुण क्रंदन उससे सुना नहीं जा रहा था। उधर माँ को अपने पास ना पाकर आर्य भूख से रोने लगा था, क्योंकि वह भी तो सुबह से स्कूल में था, इसलिए शाम तक घर आते आते उसे भी भूख लग जाती थी। सीमा को आज पता चल रहा था आटा दाल का भाव, क्योंकि रामेश्वर जी के रहते तो उसे पता ही नहीं चलता था काम कैसे चुटकियों में हो जाते थे। फिर भी रामेश्वर जी के काम की कोई इज्जत ना ही बेटा करता था, ना ही बहू करती थी। दोनों बेटा बहू तो रामेश्वर जी को बस यही ताने मारते रहते थे, इनसे कोई काम धाम तो होता नहीं है, बस घर में रहकर इधर से उधर
घूमते रहते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, बस 4 बार खाने के लिए ही मांगते रहते हैं। दरअसल रामेश्वर जी को शुगर की बीमारी थी, इसलिए उन्हें बार बार भूख लगती रहती थी। लेकिन मजाल है कि बहू उन्हें 4 बार खाने के लिए दे दे। वो तो गलतियां ही इतना गालियां खिला देती थी कि बेचारों को जब भी भूख लगती बार बार पानी पीकर अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करते। लेकिन उस दिन बेटे की बातों ने उनके मन को इतना आहत कर दिया था कि अपने घर ना जाकर उन्होंने दूसरा रास्ता ही पकड़ लिया। और उस समय उनके मन में इतने ख्याल आते जाते रहे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे कहाँ चल रहे हैं। उसी दौरान एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और वहाँ से फरार हो गया। रामेश्वर जी वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। तभी कुछ दयालु लोगों ने वहाँ रुककर उन्हें देखा और किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी समय रामू काका की बेटी गौरी अपनी कार में बैठकर वहाँ से गुजर रही थी। उसने भीड़ को देखकर अपने ड्राइवर से कहकर गाड़ी एक साइड में खड़ी करवाई और वह जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस भीड़ की ओर लपकी। जैसे ही वह वहां जाकर देखा, उसकी तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह दौड़कर रामेश्वर जी के पास गई और उनके सिर को अपनी गोदी में रखा और रोती हुई लोगों से कहने लगी, प्लीज कोई तो एम्बुलेंस को बुला दो। उसका ऐसा कहना था कि एम्बुलेंस हॉर्न देती हुई वहां आ खड़ी हुई। गौरी ने अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी वहीं लाने को कहा जहां रामेश्वर जी को लेकर जा रहे थे। रामेश्वर जी को गौरी ने अपने ही एक दोस्त के अस्पताल में एडमिट करवाया, क्योंकि उसका दोस्त बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध डॉक्टर था। रामेश्वर जी का इलाज चालू हो गया। गौरी ने डॉक्टर शर्मा से कहा, पैसे की कोई कमी नहीं है, जैसा चाहे इलाज करो, लेकिन मेरे काका को बचा लो। और वह इतनी समझदार है, हिम्मत रखने वाली बहादुर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने जब गौरी को ऐसा रोता हुआ देखा तो वह दंग रह गए। जो लड़की आज तक सबको हिम्मत देती आई है, वह इतनी जल्दी हार मान रही है, वो भी किसी पराई बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। वह कुछ कह पाते उसके पहले ही गौरी वहां से उठी और डॉक्टर के बिना परमिशन के वह ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी। खड़े गार्ड, वार्ड बॉय, नर्स, सभी लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी और सीधे वहां चली गई जहां रामेश्वर जी का ऑपरेशन चल रहा था। क्योंकि वह रामेश्वर जी से अपने से भी ज़्यादा प्यार करती थी और उसका दोस्त डॉक्टर शर्मा भी जानता था कि ये जब तक अपने काका को देख नहीं लेगी, ऑपरेशन थिएटर के बाहर हंगामा मचा देगी। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भरोसा है कि उसका दोस्त उसकी मदद जरूर करेगा, इसलिए उसने उसे वहां जाने दिया। बाहर जाकर अपने काका की गंभीर हालत देखकर तो उसने सबसे रोते हुए हाथ जोड़कर सभी डॉक्टर और नर्स से निवेदन किया कि वे उनका इलाज अच्छे से अच्छा करें। फिर डॉक्टर शर्मा ने उसे समझाकर वहां से बाहर निकाल दिया और रामेश्वर जी को ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया। तब तक गौरी के पति राज की 10 मिस कॉल उसके मोबाइल पर आ चुकी थी, लेकिन गौरी ने अपना मोबाइल साइलेंट पर करके अपने पर्स में रखा हुआ था, इसलिए उसे अस्पताल के शोरगुल और उससे भी ज़्यादा उसके अंतर्मन के शोरगुल के कारण पता ही नहीं चला कि उसके पति का फ़ोन आ रहा है। दरअसल गौरी का पति भी एक नामी वकील था। उसके पास एक केस आया था, उसी के बारे में बात करने के लिए उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया था। गौरी ने जब अपना मोबाइल देखा
कि राज के 10 मिस कॉल हैं, तो उसने अपने पति को फ़ोन लगाया और वहाँ की पूरी बात बताई। गौरी की दुखद भरी बातें सुनकर राज शांत रह गया और उसके काका का अच्छी तरह से ध्यान रखने को कहा। रामेश्वर जी को अस्पताल में रहते हुए 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन ना ही उनके बेटे ने उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की, ना ही उनकी बहू ने, क्योंकि गौरी जज होने के नाते कभी भी किसी भी थाने में फ़ोन करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकती थी। अतः वह समय समय पर पूछती रहती थी कि क्या काका के घर वालों ने उनके बारे में कोई पुलिस कंप्लेन लिखवाई या फिर किसी पेपर में उनके गुम हो जाने के बारे में कुछ ऐड दिया है, जिससे काका को आसानी से ढूंढा जा सके। लेकिन उनके परिवार वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे हैं काका के परिवार वाले, कि उन्हें काका की कोई चिंता ही नहीं है। उसने अपने पिता रामू जी को फ़ोन लगाया और बताया कि रामेश्वर काका 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन प्रदीप भाई को काका की कोई फिक्र ही नहीं है क्या पिताजी? अब रामू काका ने मजबूरन गौरी को उस दिन की बात बताई कि किस तरह छोटे मालिक ने उन्हें बेइज्जत करके अपने दुकान से निकाल दिया था। इसलिए शायद वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और ऐसा कदम उठाया होगा। गौरी ने अपने पिता के मुंह से जब सारी सच्चाई सुनी तो वह तो दंग रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बेटा अपने बुजुर्ग पिता, जिसने अपना खून पसीना एक करके जिस दुकान को बनाया, आज वही बेटा उस दुकान में अपने पिता को आने से मना कर रहा है। ये कैसा न्याय है? गौरी ने अब मन में ठान लिया था कि अपने पिता समान रामेश्वर काका को न्याय दिलाकर ही रहेगी। उसने अपने पिता से कह दिया कि रामेश्वर काका के बारे में वे किसी से कुछ भी ना बताएं। तभी राज ने गौरी को बताया कि एक केस आया है जिसकी सुनवाई कल ही है। गौरी ने उस केस को अच्छी तरह से पढ़ लिया। जब सुनवाई का समय आया तो गौरी ने देखा प्रदीप और उसकी पत्नी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वह केस सीमा के मायके वालों का था, जिनके ऊपर सीमा की भाभी ने दहेज प्रथा और शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करने का आरोप लगाया था, जो बेबुनियाद था। इसलिए गौरी ने ही उनके पक्ष में फैसला दिया, ये जानते हुए भी कि प्रदीप और सीमा ने रामेश्वर काका के साथ कितना गलत किया है। ये सब रामू काका को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब कुछ दिनों बाद रामेश्वर जी पूरी तरह से ठीक हो गई तो गौरी ने कहा, काका अब आप अपने घर जा सकते हैं। अपने घर जाने की बात सुनकर रामेश्वर जी थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा, बेटी मुझे किसी तीर्थ स्थल में ले जाकर छोड़ आओ, मैं वहीं भीख मांग कर जी लूँगा, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाना चाहता। रामेश्वर जी की ऐसी बातें सुनकर गौरी के तो हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि उसने बचपन से देखा था रामेश्वर जी ने कितनी मेहनत की थी अपने मकान और दुकान बनाने में, और जब बुढ़ापे में आराम करने का समय आया है तो तीर्थ स्थल में जाकर भीख मांगकर खाने की बात कर रहे हैं। उसने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेगी। उसने रामेश्वर जी से कहा, काका आपने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए लगा दी, आपने अपने लिए नहीं सोचा। लेकिन जब आपके आराम करने के दिन आए हैं तो आपके बेटे ने आपके साथ क्या किया, अब मैं भी देखती हूँ आपको अपने ही घर से कौन निकाल सकता है। उसने रामेश्वर जी की जेब में एक मोबाइल डाल दिया और ऐसा रखा कि सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। गौरी ने खुद उन्हें उनके घर के बाहर तक पहुंचा दिया, लेकिन उनके साथ अंदर नहीं गई।
बहू ने जैसे ही रामेश्वर जी को घर में आते देखा, वह बड़बड़ करना चालू कर दी। वहीं आर्य दौड़कर अपने दादाजी के पास जाकर लिपटकर रोने लगा और बोला, दादाजी आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपके बिना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सीमा दौड़कर आई और अपने बेटे आर्य का हाथ पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगी। तभी रामेश्वर जी बोले, बहू आर्य को थोड़ी देर मेरे पास रहने दो ना। उनका इतना कहना था कि बहू ने अपने ससुर को मारने के लिए हाथ उठा लिया। उसने जैसे ही हाथ उठाया, रामेश्वर जी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उनको अब गौरी बिटिया का सहारा जो था। उन्होंने सीमा का हाथ ऐसे ही पकड़ा तो उसने हंगामा शुरू कर दिया कि उसके ससुर ने उस पर हाथ उठाया है और रोना धोना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर प्रदीप भी कमरे के अंदर से बाहर आया। अपनी पत्नी का हाथ अपने पिता को पकड़ा हुआ देख वह आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने रामेश्वर जी पर थप्पड़ों की झड़ियाँ लगा दी। रामेश्वर जी कहते रह गए, बेटा मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रदीप ने उनकी एक ना सुनी और कहा, बूढ़े इतनी दिनों से कहाँ गायब था और घर आते ही तुझे इतनी चर्बी चढ़ गई जो मेरी पत्नी पर हाथ उठाता है। तूने क्या अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं जो तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि बहू बेटियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और उसने लात घूंसों से मारकर रामेश्वर जी को उसी समय घर से बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। तभी गौरी अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। गौरी को देखकर प्रदीप थोड़ा शक पका गया, क्योंकि रामेश्वर जी उस समय रोते हुए गेट के पास ही बैठे हुए थे और प्रदीप को मालूम था गौरी जज है और उसका पति बहुत बड़ा नामी वकील। उसने उसी समय अपने पिता को अपने कंधों का सहारा देकर उठाते हुए बोला, अरे बाबूजी, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलिए ना अंदर आकर बैठो। तभी गौरी बोली, भाई काका रो क्यों रहे हैं? तब प्रदीप बोला, अरे कुछ नहीं गौरी, माँ के चले जाने से ये आजकल उदास उदास से रहने लगे हैं। तब से कितने दिन हो गए ये ऐसा कर रहे हैं। गौरी ने कहा, अरे ये करीब 1 महीने से ऐसा कर रहे हैं। उस पर प्रदीप बोला, हाँ गौरी, लेकिन अभी 1 सप्ताह से कुछ ज़्यादा ही रोना धोना शुरू कर दिए हैं। कहीं भी बैठकर रोते रहते हैं। तो क्या आप इनके लिए कोई उपाय नहीं किया? गौरी ने कहा। प्रदीप बोला, कैसी बातें कर रही है गौरी? माँ के जाने के बाद बाबूजी ही मेरे लिए माँ और बाबूजी दोनों के समान हैं। मैं तो इनका बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन सीमा को ये बात पता नहीं थी कि गौरी आई हुई है। उसने रामेश्वर जी से, जो कि हॉल के सोफे में बैठे थे, जैसे ही उन्हें वहाँ बैठा हुआ देखा, उसका खून खौल गया। उसने रामेश्वर जी का गला दबाना शुरू कर दिया और कहा, क्यों रे बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आई मेरे इतने महंगे सोफे पर बैठते हुए? आज तो मैं तेरी जान लेकर ही छोड़ूंगी। रामेश्वर जी चारों हाथ पैर को फड़फड़ाने लगे। तभी शोर सुनकर गौरी, जो लिविंग रूम में प्रदीप के साथ बैठी थी, दौड़ी दौड़ी हॉल में आई। वहां का दृश्य देखकर वह तो सन्न रह गई। उसके दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन उसके पति राज ने फटाफट उसका वीडियो बना लिया और फोटो भी खींच लिया। अब तो गौरी ने दौड़कर सीमा का हाथ छुड़वाया और 2 थप्पड़ सीमा के गाल में जड़ दिए। सीमा अपने गाल को सहलाते रह गई। अब प्रदीप भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब तो सीमा ने सारा भांडा ही फोड़ दिया था। गौरी बोली, क्या प्रदीप भाई, आप अपने पिता का ऐसे ही ध्यान रखते हैं? प्रदीप भी चिढ़ते हुए बोला, देख गौरी, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें हमारे घर के मामले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरी बोली, क्यों, मैं भी अपने काका की बेटी हूँ, क्यों ना बोलूँ?
अपने काका के अधिकार के लिए। अब प्रदीप का भी पारा चढ़ गया। उसने भी गुस्से में कह दिया, नौकर की बेटी है, अपनी औकात में रहे। प्रदीप की बातें सुनकर राज तो उसे मारने के लिए ही दौड़ पड़ा, लेकिन गौरी ने उसे समझाया कि कीचड़ के ऊपर पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर ही आता है, इसलिए ऐसे कीचड़ जैसे लोगों को मारकर अपना हाथ गंदा क्यों करना चाहते हैं। हमने कानून पढ़ा है ना, हम कानून का सहारा लेंगे और मैं भी दिखा दूंगी कि मैं नौकर की बेटी तो हूँ, लेकिन मेरी औकात क्या है। उसने सिर्फ एक सीटी बजाई और पुलिस ने प्रदीप के घर को चारों तरफ से घेर लिया। प्रदीप और सीमा ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके घर से के आसपास पुलिस फोर्स होने के कारण वे दोनों भाग नहीं पाए और पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रदीप और सीमा को पकड़ लिया। गौरी ने वह वीडियो थाने में पुलिस वालों को सबूत के तौर पर दे दिया। अब प्रदीप और सीमा डर से कांपते हुए माफ़ी मांगने लगे, लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। रामेश्वर जी ने फिर से अपनी दुकान में जाना शुरू कर दिया और सारे पुराने कर्मचारी काम पर आने लगे और आर्य को रामेश्वर जी ने अच्छी शिक्षा दिलवाई। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जिस प्रकार लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको उसका जंग ही नष्ट करती है, इसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि इंसान का अभिमान ही उसको नष्ट कर देता है। बस वही हुआ। प्रदीप और सीमा के साथ भी उन्हें घमंड आ गया था कि उन्होंने धोखे से अपने पिता से सारी संपत्ति हड़प ली है, तो अब उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं रहता उसका भगवान होता है। बस यही हुआ। रामेश्वर जी के साथ भी एक गरीब परिवार के घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो समझो वह जीवन भर इस बोझ से उबर नहीं पाता कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। वहीं अगर किसी अमीर के घर में बेटे ने जन्म ले लिया तो वह तो अपने भाग्य पर ऐसे इतराता है जैसे स्वर्ग का सारा सुख उसे ही मिल गया हो। लेकिन एक पिता जो अपने बच्चे के सुख सुविधा के लिए दिन रात काम करता है, उसे अपने से भी ज़्यादा ऊंचाई पर देखने की चाह रखता है, इसलिए वह उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाता फिराता है और ये एहसास दिलाता है कि वह एक दिन अपने पिता से भी ज़्यादा ऊंचाई तक जाए। लेकिन वही बेटा उस बूढ़े पिता की तकलीफ को ना समझकर उसे कबाड़ की वस्तु समझने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।